Candidates and welcome to Government Crackers. So today I'll be talking about the schedules that are present in the Indian Constitution. So polity एक ऐसा segment है पूरे sections में आपके current affairs के या static GK के जो किसी भी examination में आप पढ़ें तो उनसे related ये topics पूछे ही जाते हैं. They are very important क्योंकि ये Indian Constitution में है and अगर आप कोई भी exam clear कर रहे थे तो at least इनके basic कुछ fundamental rights, schedules इस तरह के आइडियाज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट एफकैट एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, आईनेट एग्जाम, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ ऐसे पोर्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. और ऐसा पास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके निकला हुआ है जहां से एक दो क्वेश्चंस आपको हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जामिनेशन की तो वहां पे जो है इनको थोड़ा सा और डेप्थ में पूछा गया है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पॉलिटी सेगमेंट उनका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू एफकैट एंड आईनेट एग्जाम. बट ओवरऑल अगर मैं लमसम बात करूं तो भी एक से दो क्वेश्चंस इस पोर्शन से जो हम आज कवर करने वाले हैं यहां से आपका निकलने वाला है. ऑल्सो ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल they can subscribe the channel Government Crackers. You can like it and you can also share it among your friends who are actually preparing for defense exam क्योंकि ये static GK की सीरीज है जो आपको अब टाइमली मिलती रहेगी. एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टडी मटेरियल दैट इज गोइंग ऑन और अभी हम लास्ट में इसके 30 से 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, चाहे एफकैट हो, सीडीएस हो, आईनेट हो 2020 के लिए. सो स्टे ट्यून्ड विद गवर्नमेंट क्रैकर्स टिल द एंड ऑफ द वीडियो. तो पहले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को जानते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे. मीनवाइल इफ यू वांट यू कैन गो टू द वेबसाइट www.governmentcrackers.com. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता है इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं जो फॉलो करते हैं, चाहे इवन द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द रूल्स एंड लॉज मेड बाय द Indian Constitution and the father of Indian Constitution is Dr. B.R. Ambedkar. So the document lays down the framework for following things. क्या क्या चीजों के फ्रेमवर्क रखता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? It is for your political code, structures, procedures, powers, duties of government institutions, set out of fundamental rights, directive principles हो गए and duties of citizen. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप इसको हेड ऑफ इंडिया समझ सकते हैं जो सबका ध्यान रखता है, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, नॉर्मल सिटीजन हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स आपके, क्या प्रोसीजर्स हैं आपके, क्या पावर्स हैं आपके, क्या ड्यूटीज हैं आपके, ये सारा का सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है और हमें बस उसी के लॉज फॉलो करने हैं. ठीक है. ऑल्सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाता है और कभी कभी आपको नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में प्रेजेंटली ऑन द अर्थ. ठीक है, यानी इतने सारे कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में लेकिन जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑलराइट, आप यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स होते हैं. ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द शेड्यूल्स. तो इन शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं कि टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं और उन शेड्यूल्स में क्या क्या पावर्स मिलती हैं, उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन हो या अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एग्जामिनेशन भी ये प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा सेशन है. सो फर्स्ट शेड्यूल ये कहता है कि नेम ऑफ द स्टेट, उनके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस एंड नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये आपका जो है फर्स्ट शेड्यूल कवर करता है. ठीक है, यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इट इज अबाउट द नेम्स ऑफ स्टेट्स, उनके टेरिटोरियल पावर्स, उनके यूनियन टेरिटरीज, उनका एक्सटेंट कितना है, ये सारी चीजें आपका जो है फर्स्ट शेड्यूल कवर करता है. ऑलराइट, फिर आता है आपका सेकेंड शेड्यूल. अब सेकेंड शेड्यूल में क्या क्या मिलते हैं आपको? प्रोविजंस रिलेटेड टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस मिलते हैं किस चीज के?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो क्या क्या ये 3 कैटेगरीज है, एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, यानी क्या क्या उनके ड्यूटीज है, क्या क्या उनके अलाउंसेस है, क्या क्या उनके प्रिविलेजेस है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हार्मफुल चीजें हैं, क्या क्या उनको पावर्स मिली हुई हैं, ये सारा सेकंड शेड्यूल में डिसाइड हुआ है। सो जितनी भी गवर्निंग बॉडी है उनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो हम सेकंड शेड्यूल में कवर करते हैं। तो उसमें आपका इंक्लूड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, chairman and the deputy chairman of legislative counseling in the states, judges of Supreme Court, judges of High Court and Comptroller and Auditor General of India। तो आपने देखा जो भी हायर अथॉरिटीज थी, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो सारा आपका सेकंड शेड्यूल में इम्प्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट हमने देख लिया इट वाज अबाउट द स्टेट्स, उनके एक्सटेंट, उनके ज्यूरिडिक्शंस के बारे में, एंड सेकंड इज अबाउट द benefits and allowances and privileges that are being given to all the governing authorities including president of India, ठीक है। नाउ थर्ड शेड्यूल कहता है आपके फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, यानी जो भी ओथ है कसम खाना। सो जो भी अफर्मेशंस होते हैं, जो भी ओथ्स होती हैं, वो आपके थर्ड शेड्यूल में इंप्लीमेंट होती है। अब ओथ देखिए, कोई भी मंत्री जब शपथ ग्रहण जिसे बोलते हैं करते हैं, और जो भी उनको शपथ ग्रहण कराई जाती है वो सारे, चाहे वो किसी भी गवर्निंग बॉडी के लिए हो, दैट इज इंक्लूडेड इन योर थर्ड शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए इट इज अबाउट योर यूनियन मिनिस्टर, द कैंडिडेट्स for election to the parliament, members of parliament, judges of Supreme Court, Comptroller and Auditor General of India, state ministers, the candidate for election to state legislature, members of state legislature and the judges of High Court। So इनके forms of oath and affirmations जो है वो आपके थर्ड शेड्यूल में पाए जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपका फोर्थ शेड्यूल कवर करता है। फिफ्थ शेड्यूल में आपको मिलते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी SC ST के लिए जो भी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में मिलते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल इज योर प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो हमारे ट्राइबल स्टेट्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस फंक्शन बॉडी करता है वो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल में इम्प्लीमेंटेड होता है। एंड फिफ्थ इज फॉर ऑल द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ST एंड ST, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ में देयर इज अ डिफरेंस कि सिक्स्थ में इट इज द रीजन, यानी SC ST का रीजन है यहाँ पे, और फिफ्थ में क्या है, इट इज द ओवरऑल administration that is working for scheduled areas and scheduled tribes। सेवेंथ शेड्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दैट विच शेड्यूल इज रेफरिंग फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। कौन सा शेड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए, या डिवीजन ऑफ पावर्स किस शेड्यूल के अंदर आता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके FCAT CDS एग्जामिनेशन में ऑलरेडी कई बार कॉन्सिक्यूटिवली पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के लिए, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट्स के लिए टर्म्स में डिवीजन होता है, यूनियन स्टेट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, एंड एक तीसरी होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीन में आपके जो है वो पावर्स और लिस्ट जो है डिवाइडेड होती है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट आपकी 100 सब्जेक्ट्स की है, स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 7th शेड्यूल में जो डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन किस में होती है, सो इट इज योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट
Eighth schedule is about the languages that are being recognized by Constitution of India. So originally इसमें 14 languages थी, but अगर presently हम बात करें तो it's about 22 languages. और वो 22 languages जो recognized by Constitution है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि at times languages मैं बता देती हूँ, जैसे हो गया संस्कृत, हो गया संथली, हो गया सिंधी और तमिल. ये क्योंकि बाकी तो लैंग्वेजेस हमें पता होती है, लेकिन ये 4 और 5 लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम ओवर नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, यानी जो जनरल होते हैं उनका तो सबको आइडिया होता है, लेकिन जो जनरल हमने नहीं सुना होता, जैसे संथली हो गया, सिंधी हो गया, इस पे हमारा फोकस कम जाता है. तो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर ले जाते हैं कि क्या ये लैंग्वेजेस, क्या संस्कृत लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे आपका मैथिली देखिए हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा बोडो हो गया, डोगरी हो गया, ये सीडीएस में पूछे गए हैं. मैथिली आपका सीडीएस में पूछा गया और एफकैट में पूछा गया है. फिर आपका संथली और सिंधी. तो ये 4-5 कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है. ठीक है, तो ये 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंटली आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में, और कोंकणी एंड मणिपुरी एंड नेपाली वेर एडेड इन द 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992. उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली वेर एडेड इन द 92nd एक्ट 2003. तो ये जो अमेंडमेंट जो है उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई, ये भी एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में. कमिंग टू द 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल इज अबाउट द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. Originally 13 थे, but अभी presently it's 282. So 19 of the state legislatures dealing with land reforms and the abolition of zamindari system of the parliament dealing with other matters. तो जो भी land reform related 19 states की अगर मैं बात करूं तो उनसे related जो है आपका 9th schedule होता है. इसमें parliament is dealing with other matters. The schedule was added for first amendment 1951 to protect the law included in the judicial scrutiny on the ground violation of fundamental rights. However, Supreme Court ने रूल किया that law included in the schedule after 24th April 1973 are now open for judicial review. So जो भी land related reforms होते हैं वो आपका 9th schedule डील करता है. पहले इसमें ये था कि आपके judicial review नहीं होंगे, बट जब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इसे इम्प्लीमेंट किया कि जो भी अप्रैल 24 1973 के बाद के मैटर्स होंगे जिसमें कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ होगा, सो ऑल दोज आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू. अगर वो जुडिशियल रिव्यू चाहते हैं तो उन्हें जुडिशियल रिव्यू जो है वो मिल जाएगा. कमिंग ऑन टू द 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल में होता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशंस क्वालिफिकेशन. ठीक है, on ground of defection. The schedule was added by 52nd Amendment Act of 1985, also known as anti-defection law. तो देखिए ये एक important question है, anti-defection law क्या होता है, कब ऐड हुआ 52nd Amendment में 1985 में. और इसमें होता क्या है, ये आपका 10th शेड्यूल के अंदर आता है anti-defection law. और इसमें होता क्या है कि कोई भी मेंबर ऑन ग्राउंड डिफेक्शन, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, जो भी लॉज उसके अगेंस्ट हो, जो भी वायलेशन हुई हो, तो there are certain qualifications that are required to be a member of parliament. अगर वो disqualify होता है on ground states, then definitely this anti-defection law will be implemented, which is under 10th schedule of the Indian Constitution. 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th is specifies the powers, authorities, responsibilities of पंचायत. So अब यहाँ पे पंचायती सिस्टम आ गया जिसकी powers, authority और responsibility जो है 11th शेड्यूल बताता है. 29 matters हैं. The schedule was added by 73rd amendment in 1992. तो ये आपका 11th schedule is totally related to the rules, powers, authorities and responsibilities of the पंचायत. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर 12th शेड्यूल जो स्पेसिफाई करता है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. इट हैज 18 मैटर्स एंड द शेड्यूल वाज एडेड ऑन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992. तो ओवरऑल अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अब हमने देख लिया कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या पावर्स किसको किसको मिल रही है और कौन से शेड्यूल रिस्पेक्टिवली
क्या एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा जाता है वो मैंने आके बता दिया। Now coming to the tips for the examination is that if you're preparing for any of the examination, and last मैंने बोला हम preparation strategy की बात करेंगे, so if you're preparing for any of the examination और आपके हाथ में last 30 या 60 days बचे, so first of all there is no time for your compilation of the study material, and since current affairs और static GK बहुत broad topic होता है, so you need to first identify the paper pattern की कितना level of difficulty questions पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ FCAT और INET examination के, तो they are very much more easier as compared to CDS के एग्जामिनेशन, क्योंकि CDS में थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है एंड FCAT एंड INET आर वे मोर easier than CDS। रिलाई ऑन अ लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज पर आपको रिलाई करना है, यानी एक मटेरियल आप ले लीजिए और फिर उसी से स्टडी करते रहिए, ठीक है। एक मटेरियल जिसको आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, अगर जैसे FCAT का जो, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जो FCAT का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, प्लीज डोंट मिक्स इट अप विद CDS एंड INET के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, बट आई हैव नॉट मिक्स्ड अप एनी ऑफ द थिंग्स, चाहे वो FCAT, INET और CDS के लिए हुआ। तो FCAT और INET वाले अगर इतना पढ़ेंगे तो चल जाएगा, मगर CDS वाले अगर इतना पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो तीनों की प्रिपरेशन एक साथ मत करिए, बिकॉज तीनों के पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत डिफरेंट होते हैं। तो रिलाई ओनली ऑन लिमिटेड सोर्सेज, जो आपको लग रहा हो कि हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक टू द टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो, बी स्पेसिफिक वाइल स्टडीइंग, और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, और जब पढ़ाई करिए चाहे 2 ही 3 घंटे पढ़िए, मगर रेगुलर रहिए। ऑल्सो जो FCAT के लिए पढ़ रहे हैं वो FCAT के रेलेवेंट पॉइंट्स टॉपिक्स देख के, और लास्ट की 60 और 30 डेज की स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होती है कि आपको सिर्फ टॉपिक्स देखने की FCAT में क्या ये पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन एंड आई हैव काउंटर स्टूडेंट्स जो बताते हैं कि उन्हें रीजनिंग या करंट अफेयर्स या जीके, स्टैटिक जीके के नाम पे ओवरऑल रीजनिंग के, ओवरऑल SSC एग्जामिनेशन के सिलेबस कवर कराया जाता है, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जामिनेशन यू फील लाइक कि FCAT और CDS INET क्लियर हो जाएंगे। गाइज इट्स वेरी रेयरली, अदरवाइज हर पेपर का अपना डिफिकल्टी लेवल होता है। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर एम कि आपको चाहिए क्या। अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफेंस में भी चूज कर लीजिए कि वेदर इट इज FCAT, वेदर इट इज CDS और वेदर इट इज INET, जो भी है सबके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट, सबकी जो कैपेबिलिटीज है, सबका पोटेंशियल इज डिफरेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड लास्ट जो 1 मंथ होता है या 2 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे तो कंपाइलेशन का टाइम नहीं होता। अगर आप इधर उधर वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, सो प्लीज स्टॉप इट, हैव अ मटेरियल, चाहे वो ई मटेरियल हो, चाहे वो आपका हार्ड कॉपीज हो, और उसी से फिर बार बार पढ़ते रहिए rather than focusing on the new material, ठीक है। और इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, दैट हाउ यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन इन 30 days to 160 days के अंदर, ठीक है। ऑल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल रिलेटेड स्टफ्स, so there is an opportunity for you all that we are providing you with CDS examination, FCAT examination and INET examination के study materials will be getting at a very nominal cost, that is 799 के अंदर आपको पूरा ये study package मिल जाएगा। इसकी कोर्स की वैलिडिटी विल बी फॉर 6 months, जहाँ पे आपको रेलेवेंट कंपाइलेशंस ऑफ PDFs मिलेंगे। इसी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, यानी आपको अलग से बुक परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके वीकली असाइनमेंट्स होंगे सो दैट यू कैन चेक अप योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इफ रिक्वायर्ड डाउट सेशंस होते हैं एवरी वीक, यू कैन गेट थ्रू दैट। करंट अफेयर्स के आपको इसी तरह से स्पेसिफिक नोट्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग नोट्स होंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक नोट्स होंगे, एंड देयर विल बी टिप्स एंड ट्रिप्स एंड हाउ टू अप्रोच फॉर द एग्जामिनेशन। एंड वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन, आपको SSB एंड मेडिकल गाइडेंस भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 10 डेली वर्ड्स वोकैब के जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अंटिल एंड अनलेस देयर इज योर एग्जाम। और आपको करंट अफेयर्स जिस्ट ऑफ द हिंदू मिलेगा डेली इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो विद दिस अगर आप इतना कर लेते हैं, यू विल बी गेटिंग न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, यू विल बी गेटिंग मैगजीन्स। अगर आपको इतना सब कुछ मिल जाता है, so you'll be clearing your exam with 100% of confidence. So if you have any queries, you can call on 9971289418. This is the contact number with the technical department. You can have a word
मटीरियल रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हो एंड ऑफिशियली यू कैन विजिट द वेबसाइट www.governmenttrackers.com. ठीक है, सो अगर कोई भी किसी को स्टडी मटेरियल रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, प्लीज फील फ्री टू विजिट एंड द कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल फॉर 6 months. ऑल दिस स्टफ यू विल नेवर बी सीइंग इट इन द मार्केट, सो इट्स जस्ट $799 और उसके बाद आप जो है आपके हाथ में सब कुछ होगा. ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू study and practice. ठीक है, so I'll see you in the next session. Till then, जय हिंद.